अच्छा बच्चों, आज है कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा पढ़ चुके थे। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस पढ़ चुके थे। उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ चुके थे। उसके बाद में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बस देख चुके थे कि होता क्या है। ठीक है, आज पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो को देखने से पहले उसको अच्छे से याद करके आना, तब ये समझ आएगा। पहला पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परिभाषा पढ़ते हैं। देखो, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दो गैमेट्स या दो जीव भाग लेते हैं, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो जीव भाग लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। दो जीव भी कैसे होने चाहिए? विपरीत लिंग के होने चाहिए। उनको बोलते हैं, अगर वो उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर बात? जब दो विपरीत लिंग के जीव रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो, इसमें दो विपरीत लिंग के जीव भाग ले रहे हैं, मेल और फीमेल, जाति एक है और लिंग विपरीत है। तो मेल तो दोनों एक एक गैमेट का निर्माण करेंगे, ये भी गैमेट का निर्माण करेगा और ये भी गैमेट का निर्माण करेगा। ये कौन से गैमेट बनाएगा? ये स्पर्म बनाएगा, अगर मानव है तो। और अगर मानव में हो रहा है ये जनन, तो ये क्या बनाएगा? ओवम। ठीक है, अगर ये प्लांट में हो रहा है तो कौन सा गैमेट बनता है प्लांट में? पोलन ग्रेन। कौन सा बनेगा? पोलन ग्रेन। मेल तो कौन सा होता है? पोलन ग्रेन। फीमेल वही ओवम होता है, लेकिन संरचना दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, और ये दोनों के दोनों, ये वाले या ये वाले, इसकी बात करें, चाहे ये इस गैमेट की बात करें इस गैमेट की बात करें, जब दो गैमेट आपस में मिलते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और ध्यान रखना, जायगोट निर्माण के लिए या एम्ब्रियो निर्माण के लिए या सीड निर्माण के लिए, फ्रूट निर्माण के लिए या बेबी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है दोनों गैमेटों का आपस में मिलना। ठीक है, दो जीव रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे ये सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए दोनों के दोनों, जायगोट निर्माण के लिए दोनों के दोनों गैमेटों का मिलना बहुत ही आवश्यक है। आप पहले इस स्लाइड को उतार लें। ये स्लाइड लास्ट क्लास में भी हो चुकी थी, लेकिन फिर से आप देख के, फिर से समझ के अच्छे से उतार लो। उसके बाद में ये है, देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, ध्यान से देखना, पुष्पी पादप जो होते हैं ना, उनमें मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? पुष्प होता है बेटा। ठीक है, और एक प्रारूपिक पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 भाग, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल, या एंड, इसको क्या बोलेगी? सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। देखो इसकी संरचना बना देता हूँ मैं। ये मान लो हमारा क्या है? थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस। इसमें एक पत्ती तो बाहर की ओर पाई जाती है, मान लो इस प्रकार का पुष्प होता है। दूसरी पत्ती ये भी बाहर की ओर है। ठीक है, और एक ये होता है इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है, और एक ये होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? थैलेमस। इसको क्या बोलेंगे? थैलेमस। इसको क्या बोलेंगे? सेपल। इसको क्या बोलेंगे? पेटल। इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। फिलामेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कनेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? एंथर। ठीक है, अब इन तीनों संरचनाओं को मिला के, फिलामेंट, कनेक्टर और एंथर, इन तीनों संरचनाओं को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। CIUM, ANDROECIUM, एंड्रोसियम। उसके बाद में ये एंड्रोसियम ही क्या है? मेल भाग है, पुष्प का मेल भाग है, जो किसका निर्माण करेगा? पोलन ग्रेन का। किसका?
पोलन ग्रेन का। ठीक है, ये फीमेल भाग है जिसका ये आधारी भाग क्या कहलाता है, ओवरी। ठीक है, और इसका ये वाला भाग क्या कहलाता है, स्टाइल। ये वाला भाग क्या कहलाता है, स्टिग्मा। और तीनों भागों को मिलाकर क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। अब आप इस पुष्प की संरचना उतार लें, बोर्ड एग्जाम में आती है तो यही बना के आनी है, ताकि एक भी नंबर नहीं घटेगा। एक बार इस डायग्राम को यहाँ से ये वाला पूरा उतार लो। उतार लिया होगा, अब आगे चलते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, पुष्प क्या है, पुष्पी पादपों का मुख्य लक्षण है। ठीक है, पादप भी ऐसा नहीं है कि सभी पादपों का है, पादप भी 5 कैटेगरियों में बांटा गया है। कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये जो पुष्प है, ये मुख्य लक्षण किसका है, कौन से प्रकार के पादपों में पुष्प आते हैं, बस एंजियोस्पर्म में। उसके अलावा किसी में भी पुष्प आता है, गाइनोसियम में, एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, और जिम्नोस्पर्म में भी आते हैं, बट सख्त फल नहीं बनते उससे। ठीक है, तो ऐसे पादप जिनमें प्रॉपर फूल भी आता हो और प्रॉपर फल बनता हो, वो कौन से हैं, एंजियोस्पर्म। तो पुष्पी पादप लक्षण किसका है, एंजियोस्पर्म का है, मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म का लक्षण माना जाता है। ठीक है, देखो पुष्प के 4 भाग हैं, कौन कौन से, पुष्प को मुख्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला गया है, और पुष्प के 4 भाग हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, एक प्रारूपिक, देखो पुष्प अब कितने प्रकार के होते हैं, लिंग के आधार पर पुष्पों को 2 भागों में बांटा गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी द्विलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प कौन से होंगे, ऐसे पुष्प जिनमें थैलेमस के ऊपर नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पादप पर पाए जा रहे हैं। एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों के दोनों भाग पाए जाते हैं, एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों के दोनों भाग पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों के दोनों भाग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक ही पुष्प पर रहते हैं, ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया। ऐसे पुष्प जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पार्ट पर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है बेटा, हिबिस्कस और मस्टर्ड, यानी सरसों और हिबिस्कस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों के दोनों एक ही पुष्प पर रहते हैं। तो ऐसे पादप या ऐसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प पर उपस्थित हों, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसा पुष्प जिसमें मेल और फीमेल में से कोई भी एक अंग उपस्थित हो, या तो फीमेल उपस्थित हो या मेल उपस्थित हो, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल या तो पपाया या वाटरमेलन, जैसे कि पपीते में या फिर तरबूज में क्या होता है, या तो मेल उपस्थित रहती है या फीमेल उपस्थित रहता है। ठीक है, और ऐसे पुष्प जिसमें या तो मेल उपस्थित हो एक टाइम पे या फीमेल उपस्थित हो, क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। देखो ये आया समझ, आया हुआ अच्छे से समझ में, नहीं आया तो फिर से चला के देखना, इतना मुश्किल कुछ था नहीं। एक बार आप इसको उतार लें। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का अगला पार्ट। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा रखा है, देखो अब मैंने क्या बोला, ये थैलेमस, देखो ये क्या है हमारा थैलेमस, इसके ऊपर ये मेल भाग, ये फीमेल भाग, यही था। तो देखो मेल भाग से किसका निर्माण हो रहा था बेटा, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का निर्माण हो रहा था। अब देखो ये कौन सा है भाग है, फीमेल भाग है। ये था कौन सा भाग, पार्ट एंथर। एंथर से पोलन ग्रेन का फीमेल की स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है, पोलिनेशन या परागकण। देखो बेटा मेल और फीमेल पार्ट बन गए, गैमेट्स की बीज के अंदर बन गए। अब मैंने क्या बताया था, गैमेट से हमको क्या बनाना है, जाइगोट या बीज या फ्रूट बनाना है। अब उसके लिए आवश्यक क्या है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब
इस वाले भाग का मेल गेमिट और इसका फीमेल गेमिट आपस में मिलेंगे, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद ही जाइगोट या बीज या फ्रूट का निर्माण होगा, और हमको फ्रूट का निर्माण ही करना है। तो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, गैमेट आपस में मिलाने पड़ेंगे। तो देखो मेल, ये है मेल भाग, मेल भाग में कौन सा गैमेट बना, पोलन ग्रेन। अब क्या लिखेंगे, पोलन ग्रेन का एंथर से, इस वाले पार्ट से, एंथर से फीमेल की स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन का मेल की एंथर से निकलकर मादा के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का तरीका दो प्रकार का होता है। या तो क्या हो, एक तो है सेल्फ पोलिनेशन, पहला क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। वैसे सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन जब हम मेंडल के हम प्रयोग करवा रहे थे, क्रॉस करवा रहे थे, वहाँ पे हमने अच्छे से देख लिया था। F1 जनरेशन जब हम क्रिएट कर रहे थे तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो रहा था, और जब हम F2PD प्राप्त कर रहे थे तो हम उसमें सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे थे। देखो ऐसे मान लो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिए थे, और दोनों का क्या बनाया था, गेमिट। सबसे पहले गेमिट बनाना जरूरी है। अब इन दोनों का क्रॉस करवाया था, तो यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन लिखा था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि देखो ये डिफरेंट पादप और ये डिफरेंट पादप, दोनों अलग अलग पादपों से, इसलिए वहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन लिखा था। अब आधी चीज़ आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, यहाँ अच्छे से पढ़ो उसको। अगर मान लो एक ही पुष्प पर, मान लो एक ही पुष्प पर नर और मादा दोनों भाग हों, और नर का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, यानी स्वयं खुद पुष्प में ही परागकण, यानी एक ही पुष्प हो, उसमें नर और मादा दोनों भाग हों, जैसे कि इसमें है, तो नर भाग का जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। अगर मान लो दो अलग अलग पुष्प हैं, इसका ये नर भाग, इसका ये मादा भाग है। अगर मान लो दो अलग अलग पुष्पों का पराग, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प की किस पे गिरे, वर्तिकाग्र पर, पादप दूसरा होना चाहिए, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, देखो मेल प्लस फीमेल दोनों गैमेट बन गए। इसके बाद में किसका निर्माण होगा बेटा, जाइगोट का। जाइगोट मतलब दो कोष की अवस्था का, एक कोष का ये और एक कोशिका ये, दोनों आपस में मिल जाएंगे, जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से एम्ब्रियो यानी छोटे बच्चे का, उसके बाद में सीड, फ्रूट या बेबी। अगर मानव है तो बेबी, प्लांट है तो सीड और फ्रूट बन जाएगा। इस प्रकार बनता है। ठीक है, यही था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार और अच्छे से देखते हैं। देखो pollen grain produce anther and anther are transferred to stigma of the same flower is called self pollination। जब एंथर में उपस्थित परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या सेम प्लांट की, सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर, एंथर में प्रोड्यूस होंगे, और वो परागकण कहाँ से कहाँ चले जाएं, स्टिग्मा पर ऑफ द अनोदल फ्लावर, यानी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाके गिरें, खुद की पे नहीं, अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाके गिरें, उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और वो किस किस के माध्यम से जाएंगे, हो सकता है हवा के माध्यम से चल जाए, हो सके वाटर के माध्यम से, और एनिमल्स के माध्यम। वाटर के माध्यम से भी कुछ भी नहीं होता। अगर कोई पुष्प जल में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके एंथर को स्टिग्मा तक पानी लेके जाएगा, नहीं, हवा या कीट ही लेके जाता है। वहाँ पे भी पॉलिनेक्टर वहाँ पर या तो कीट होगा या फिर एयर होगी, वाटर में वाटर लेके नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो मेल और फीमेल गैमेट मिले। अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, जाइगोट डिवाइड इनटू फ्रॉम एम्ब्रियो, यानी सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट बने और क्या बनाया, जाइगोट बनाया। ठीक है, जाइगोट बना लिया, और जाइगोट ही आगे जाके डिवाइड किस में हुआ, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो आगे जाके मोटा होके किस में, निरंतर रूप से बीज में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसको थोड़ा सा उतार लो और आगे समझाते हैं। और इसमें कुछ चीज लाइन और लिखी हुई है, देखो
ओवरी चेंज इनटू फ्रूट्स एंड अदर पार्ट्स फॉल ऑफ, यानी जो अंडाशय है फीमेल पार्ट का, ये अंडाशय था, ये तो फल में बदल जाता है, बाकी ये सभी भाग और मेल का पूरा भाग, ये भाइदल पुंज और सेपल पेटल दोनों के दोनों आप, सेपल पेटल मेल भाग और स्टिग्मा स्टाइल ये सब गिर जाती हैं, केवल ओवरी रह जाती है और यही किस में बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है। ध्यान रखना, फ्रूट का निर्माण किससे होता है, तो फ्रूट का निर्माण हमेशा ओवरी से होता है, ओवरी ही फ्रूट निर्माण में भाग लेती है। ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे बीजांड रहते हैं, जो आप फ्रूट खाते हो उसके अंदर बीज रहेंगे, वो ओवरी के अंदर उपस्थित बीजांड रहते हैं। ठीक है, आगे की हायर क्लास में जाओगे तो बीजांड की संरचना पढ़ोगे, इस प्रकार के रहते हैं, इस प्रकार लगे रहते हैं, और अंदर से कैसे होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। देखो अच्छे से, इस प्रकार के रहते हैं, जो आप हायर क्लास में जाके पढ़ोगे। इसमें 3 ऊपर की ओर कोशिकाएं रहती हैं, 2 बीच में कोशिकाएं रहती हैं और 3 नीचे की ओर रहती हैं। नीचे की ओर की देखो, नाम नहीं है तुम्हारे, बट ऐसा इस प्रकार का बीज का चित्र रहेगा, अंदर से ऐसा रहेगा। तो देखो पूरी की पूरी ओवरी तो फ्रूट में परिवर्तित होगी, अंदर क्या है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो गए। ये सिंपल स्ट्रक्चर थी। ठीक है, और देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे ही परागकण कहाँ से आएगा, मेल भाग से स्टिग्मा पर आएगा, और वो अंकुरित कब होता है, जैसे उसको मॉइस्चर मिलता है, जैसे उसको मॉइस्चर मिलता है तुरंत बीज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। सेम जैसे हम, सॉरी, जैसे हम खेतों में देखते हैं, जैसे ही बीज डालते हैं मॉइस्चर कंडीशन आती है, तुरंत बीज उग जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे ही मेल पार्ट स्टिग्मा पर आएगा, इसको मॉइस्चर या नमी मिलेगी, ये तुरंत उसमें अंकुरित हो जाता है और पोलन ट्यूब का निर्माण करते हुए कहाँ पहुँच जाता है, ओवरी पर। ओवरी को निषेचित कर देता है, जिसके कारण ओवरी फ्रूट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसको उतार ले, आगे पढ़ते हैं फिर। ये हो गया हमारे पुष्प में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। अब पढ़ते हैं मानव में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो मानव में भी, देखो पादप में पढ़ लिया था, मानव में पढ़ लेते हैं, एनिमल्स में पढ़ लेते हैं। एनिमल्स में भी किस में पढ़ेंगे, किसके रेफरेंस पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस में, यानी अपन में। ह्यूमन्स आर यूजुअली मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और देखो सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है, द पीरियड विच जर्म सेल स्टार्ट इन द बॉडी इन द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। यानी यौवन आरंभ या क्या कहलाता है, देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो एक्टिवली सेक्सुअल, देखो सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगते हैं या हार्मोन्स के कंट्रोल में आकर खुद को मैच्योर या ग्रोथ करने लगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन या प्यूबर्टी, यौवन आरंभ, जो कब होता है 12 या 14 वर्ष की उम्र के बाद। देखो प्यूबर्टी के बाद क्या होगा, जो ऑर्गन है, मैंने क्या बोला, डेवलप होके गैमेट का प्रोड्यूस करने लग जाता है, जैसे कि फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस। ओवरी मैच्योर होके क्या करने लग जाती है, 12-14 वर्ष के बाद एग का, प्रत्येक मंथ एग का प्रोडक्शन करने लग जाती है, और टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन करने लगते हैं। ठीक है, स्पर्म क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, और एग फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, इसमें भी सेम मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे, फिर वापस से उनका फ्यूजन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, बेबी बन जाएगा, सेम प्रोसेस पढ़ेंगे, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। मेल जो फीमेल स्ट्रक्चर है इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे, और मेल स्ट्रक्चर है इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, किस प्रकार एग का निर्माण होता है, किस प्रकार स्पर्म का निर्माण होता है, वो सब चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो प्यूबर्टी क्या है, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक्टिवली क्या बनाना, गैमेट्स बनाना, प्रोड्यूस कर देना, यही क्या कहलाती है, प्यूबर्टी। जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन गैमेट बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं उस एज को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, और वो कब होती है, 12 से 14 वर्ष। ठीक है, प्यूबर्टी के समय मानव में क्या क्या चेंज आते हैं, देखो चेंज इन प्यूबर्टी, चेंज इन प्यूबर्टी क्या होगा, थिक हेयर ग्रो इन आर्मपिट एंड जेनेटल एरिया, यानी
जननांगों में कठोर और मोटे बालों का उगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, पहला लक्षण। दूसरा है स्किन बिकम ऑयली। ठीक है, मैनी रिजल्ट्स पिंपल। देखो मे बी रिजल्ट पिंपल, देखो इसमें क्या होगा, स्किन जो होती है वो ऑयली हो जाती है और उसी के कारण क्या होते हैं, बॉडी पर पिंपल्स निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, ये भी प्यूबर्टी की निशानी है। दूसरा है जो बाल हैं वो मेल्स में चेहरे पर उगना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरी बात, वॉइस बीइंग इन टू क्रैक, यानी अगर फीमेल है तो वॉइस कैसी हो जाएगी, सुरीली। अगर मेल है तो वॉइस कैसी हो जाएगी, कठोर। ठीक है, और महिला में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज बीइंग टू इंक्रीज, यानी मेमरी ग्लैंड का आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, और गर्ल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएट आने लगता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रत्येक मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी या ऋतुस्राव चक्र होने लगता है। ठीक है, ये कैरेक्टर किसके हैं, प्यूबर्टी के हैं, जो कब होते हैं, 12 से 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लें। ठीक, अब पढ़ते हैं अगली स्लाइड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से भाग होते हैं, पहला होता है टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस होता कहाँ है, देखो ये इसको बोलते हैं बेटा टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ होता है, टेस्टिस ना एक जोड़े के रूप में शरीर से बाहर और चारों ओर की जो लेयर, देखो ये तो है टेस्टिस और इसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर और पाई जा रही, देखो लेयर पाई जा रही है ना ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। जिस सैक में जिस थैली, स्क्रोटम क्या है, थैली नुमा संरचना है जिसके अंदर क्या रखे रहते हैं, दो संख्या में क्या रखे रहते हैं, दो संख्या में दो टेस्टिस रखे रहते हैं। ठीक है, यह इस थैलीनुमा संरचना को क्या बोला बेटा, स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम थैलीनुमा संरचना है ये शरीर से बाहर प्रेजेंट होती है। क्यों, देखो देखो क्या लिख रहा है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, यानी जो उदर गुहा है उससे बाहर स्थित होता है। इस क्यों, स्क्रोटम हैज़ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल स्पर्म, यानी जो टेस्टिस हैं इसी में किसका निर्माण होगा, मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट कौन है, स्पर्म। अब स्पर्म निर्माण के लिए जो शरीर का तापमान है उससे 2 से 3 डिग्री हमको क्या चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए होता है। स्पर्म प्रोडक्शन कब होगा, जब बॉडी टेम्परेचर से हम स्पर्म को 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम पे रखेंगे तो उसको उस टेम्परेचर पे क्या होगा, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। अब देखो बॉडी में रहेगा तो पूरी बॉडी में एक जैसा तापमान रहेगा, लेकिन देखो ये स्क्रोटम से क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकल आते हैं, और बॉडी से बाहर निकल आते हैं ना तो बॉडी का टेम्परेचर, इन बॉडी का जो टेम्परेचर है इसका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि ये बाहर निकल गए तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में सीधे के सीधे, तो इनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और उसी टेम्परेचर पर 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आई बात समझ में। और स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है। और टेस्टिस कहाँ है, स्क्रोटम सैक में स्थित है, और स्क्रोटम सैक कहाँ है, बॉडी से बाहर स्थित है। क्लियर बात, तो टेस्टिस में ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब क्या लिख रहे हैं, मेल जर्म सेल आर फॉर्म्ड हियर, यानी मेल जर्म सेल या मानव जर्म कोशिका, या जर्म कोशिका कौन सी होगी, स्पर्म, इसी में टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, ये लिख रहा है। ठीक है, और इसी में किसका निर्माण होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन का। देखो टेस्टिस इस प्रकार का होता है, इसमें क्या होता है 700 से 800 लोब पाए जाते हैं, और प्रत्येक लोब में क्या होता है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नाम की एक नलिका होती है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स नाम की नलिका की सेक्शन कटिंग इस प्रकार की होती है। देखो ये मान लो 2 नलिका, ये ऊपर का और इसमें कोई बीच बीच में कुछ और कोशिका पाई जाती हैं, और इसमें इस प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। ठीक है, एक तो है लंबी कोशिका, एक है चपटी कोशिका। देखो ये चपटी कोशिकाएं, ये जो चपटी कोशिकाएं हैं, एक तो लंबी कोशिका, दूसरी चपटी कोशिकाएं हैं। तो ये जो चपटी कोशिकाएं हैं इसको बोलते हैं जर्मिनल सेल। ये किसका निर्माण करती हैं, स्पर्म का निर्माण तो कर देती हैं, लेकिन उनको खाना कौन देता है, ये लंबी वाली कोशिका। और ये लंबी वाली कोशिका, इस वाली ऐसी लंबाई कोशिका को क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। क्या बोलेंगे, सर्टोली सेल या नर्स सेल। नर्स सेल या सर्टोली सेल क्या करती है,
उत्पन्न होते हुए स्पर्म को पोषण प्रदान करती है। क्लियर बात। तो स्पर्म का निर्माण कहाँ हो रहा है, देखो ये टेस्टिस था, टेस्टिस के अंदर ये नलिकाएं थी, इसका मतलब टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का निर्माण हो रहा है। क्लियर बात, बस ये इतना समझाना चाह रहा था। ठीक है, जो क्या करते हैं देखो स्क्रोटम से बॉडी के बाहर रहेगा तो क्या करेगा, रेगुलेशन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होगा, यानी रेगुलेट मात्रा में स्पर्म प्रोडक्शन होगा। और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आदमी में प्यूबर्टी चेंजेज आ जाते हैं। ये बात आई समझ में। टेस्टिस हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। देखो इस चित्र को भी एक बार ठीक से समझा देता हूँ मैं, क्या बता रहा है इसमें। नहीं, एक बार पूरे ऑर्गन पढ़ लो, उसके बाद में चित्र पढ़ोगे तो बहुत जल्दी से समझ आएगा। ठीक है, इसको आप एक बार उतार लें। देखो समझ लो एक बार क्या है ये, क्या है, टेस्टिस है जिसमें किसका निर्माण हो रहा है बेटा, स्पर्म का निर्माण हो रहा है। और यहाँ से देखो स्पर्म आएंगे सीधे इस प्रकार आ रहे हैं, यहाँ पे आके कहाँ मिल जाते हैं, ये जो ग्रंथि है इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। इसमें से 70% लिक्विड मिलता है, उस तब जाके जो स्पर्म है वो ठोस से कैसा होता है, लिक्विड भाग में परिवर्तित होता है। उसके बाद में प्रोटेस्ट ग्लैंड आती है। प्रोटेस्ट ग्लैंड में क्या होता है, क्षारीय द्रव का सिक्रेशन होता है, वो कितना परसेंट होता है, 30%। और इसी से फ्रक्टोज, ठीक है, सिट्रिक एसिड, ये सब मिला दिए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ये सब मिला दिए जाते हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि से, जिसके कारण क्या हो जाता है, इस स्पर्म को वाइबिलिटी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है, शक्ति मिलती है आगे जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आती है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये छोटी सी देखो, ये छोटी सी जो दिखाई हुई है, नाम नहीं लिखा हुआ आपके यहाँ, इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि क्या करती है, क्षारीय चिपचिपे द्रव का सिक्रेशन करती है, जो कोपुलेशन में मदद करता है, यानी जनन मार्ग को चिकना बना देता है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद में क्या करता है, वो जो लिक्विड निकला जनन मार्ग को चिकना बनाएगा, और दूसरा फीमेल जेनेटल ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शन को कम कर देता है। यानी जो स्यूडो स्पर्म, अगर मान लो किसी कारणवश अगर कोई बैक्टीरिया स्यूडो स्पर्म की तरह फीमेल जेनेटल ट्रैक में बिहेव कर रहा है, तो सबसे पहले उसको जाके मारेगा और फिर स्पर्म को मार्ग प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ये पेनिस के थ्रू बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो मानव में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरोजेनेटल ऑर्गन दोनों, यूरिटल ऑर्गन दोनों सेम है, इसलिए इस ऑर्गन को क्या बोला, यूरोजेनेटल ऑर्गन। यानी यूरिन का फॉर्मेशन और रिप्रोडक्शन के फॉर्मेशन के दौरान जो लिक्विड निकला स्पर्म के रूप में, उन दोनों का सिक्रेशन इसी सीसन के या पेनिस के द्वारा होता है, इसलिए इसको यूरोजेनेटल ट्रैक भी बोला जाता है, यानी उभय मूत्र जनन मार्ग। ठीक, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर है। अब पढ़ते हैं अगले पेज पर। फिर पढ़ते हैं वॉश डिफेंस। वॉश डिफेंस क्या करती है बेटा, देखो देखो वॉश डिफेंस कौन सी नलिका है, ये वाली नलिका। देखो इस वाली नलिका को क्या बोला, जो टेस्टिस से निकल के सेमिनल वेसिकल तक जा रही थी, इसको बोलता था वॉश डिफेंस। ये क्या करती है, स्पर्म को एपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोर रहते हैं, और वहीं पर एपिडिडाइमिस में स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, इससे और एपिडिडाइमिस कहाँ होता है, वॉश डिफेंस से जस्ट ऊपर वाली जो नली होती है ना, वो आपके बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, उसी में क्या होता है, स्टोर और मैच्योरेशन होता है स्पर्म का। ठीक है, तो वॉश डिफेंस क्या करती है, टेस्टिस से स्पर्म को सेमेनिकल वेसिकल्स में लेकर जाती है। अब देखो फिर आता है वॉश डिफेंस, द पास स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरिथ्रा, यूरिथ्रा तक लेके आते हैं। इट इज द कॉमन पैसेज थ्रू स्पर्म एंड यूरिन, इट ओवर कवर्ड इज कॉल्ड पेनिस। देखो मैंने क्या बोला था, मानव में स्पर्म का और यूरिन का एक ही मार्ग होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरो जेनाइटल पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं यूरोजेनेटल PATH पाथ। ठीक है, इसको लिख लेना चाहो तो ब्रैकेट में। ठीक है, यूरोजेनेटल पाथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये कि जो ये दोनों का जो एग्जिट होता है वो किससे कवर रहता है बेटा, एक
किससे रहता है, पेनिस से कवर रहता है। जो नलिका रहती है वो किससे कवर रहती है, पेनिस से या सिस्टम से कवर रहती है, जो मानव नर का बाह्य जनन अंग भी है। ठीक है, पेनिस को ही मानव का बाह्य जनन अंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देखो स्पर्म बना कहाँ पर, वॉश डिफेंस से आ गया। अब मैंने क्या बोला था, 3 नलिका थी, सेमाइनल वेसिकल बताई थी, प्रोटेस्ट बताई थी, बल्बो यूरिथ्रल जो आपके नाम लिए लिखा हुआ था वही सिखाया। देखो सेमाइन वेसिकल्स एंड प्रोटेस्ट ग्लैंड एडेड देयर सिक्रेशन टू स्पर्म। देखो ये कितना परसेंट करती है, 70%। ये कितना परसेंट करती है, 30%। तब जाके वो स्पर्म क्या कहलाता है, स्पर्म स्पर्म प्लस ग्लैंड का सिक्रेशन बराबर क्या कहलाता है, सीमेन। चाहे इसको लिख लेना। ठीक है, स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड सिक्रेशन। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड के ब्रैकेट में लिख लेना। चाहे कौन कौन सी, सेमाइनल वेसिकल और प्रोटेस्ट। सेमाइनल वेसिकल्स के ऊपर 70% और प्रोटेस्ट 30% लिख के बराबर लिख देना सीमेन। सीमेन क्या होता है, स्पर्म और एसेसरी ग्लैंड के दोनों के योग को क्या बोलते हैं, सीमेन। ठीक है, और देखो प्रोटेस्ट ग्लैंड का और सीमेन, इसके कारण देखो 70%, इसका 30%। इसी सिक्रेशन को क्या बोला, स्पर्म स्पर्म बोला। दिस इज फ्लूइड न्यूट्रिशन टू मेक द ट्रांसपोर्ट टू इजी। ये क्या करती हैं, दोनों को दोनों लिक्विड इसके ट्रांसपोर्ट को इजी कर देते हैं, जिसके कारण ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आसानी से तेजी से गति कर सकता है। ठीक है, चिकना मार्ग चिकन बना देती है किसको, स्पर्म को। वरना स्पर्म कैसा है, थोड़ा हार्ड सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें ठोस है, सॉलिड है, उसमें लिक्विड है ही नहीं। लिक्विड कौन प्रदान करता है, सेमेन वेसिकल 70% कर रही है, प्रोटेस्ट 30% कर रही है। उसको फ्लूइडिटी आसानी से तैर के जाएगा, आसानी से तैर के जाएगा तो उसकी गति तेज हो जाएगी और जल्दी पहुंच जाएगा फीमेल जेनिटल ट्रैक में। ठीक है, हाँ, अब आप इसको उतार लो एक बार। इसको एक बार अच्छे से उतार लो। कल पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।